तो ये प्रेशर हमने पढ़ लिया था ना, कल प्रेशर यहाँ तक पढ़ लिया था ना। ये पढ़ना है आज हमें। प्रेशर में क्या ध्यान रखना है सौरभ? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला ध्यान में रखना है यहाँ पे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया को डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, एफ मतलब फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया कम एरिया है, कम एरिया पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ज्यादा प्रेशर लगेगा कम एरिया पे। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर उस पे कम लगेगा। बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखना है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अब हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि प्रेशर लिक्विड और गैसेस के द्वारा भी एक्सर्ट किया जाता है। कि लिक्विड और गैस में प्रेशर लगाती है क्या? हाँ, ये भी लगाती है। तो एक्टिविटी 11.8। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब ले लो, जैसे दिखा रखे हैं यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार दिखाई देता हो। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब ले ली या फिर कोई प्लास्टिक का पाइप ले लो। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। स्केल से मेजर कर लो इसको, 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इट्स डायामीटर शुड बी 5 सेंटीमीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर। या तो इसका जो डायामीटर होता है ये यहाँ पे, ये ये जो डायामीटर होता है, ये सर्कल है ना, एक तरह से सर्कल बन रहा है, तो इसका डायामीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो ये डायामीटर होगा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पाइप की जो ओपनिंग है ये या तो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए या 7.5 सेंटीमीटर की। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर। रबर की शीट ले लो, रबर ले लो या बलून ले लो, जैसे ऐसे रबर की शीट ये यहाँ नीचे लगाने के लिए। फिर क्या करना है? से अ रबर बलून या फिर बलून ले लो एक रबर का। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। अब नीचे वाले एंड पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेच करके, स्ट्रेच मतलब खींच के, और यहाँ लगा दिया, इसके यहाँ पे लगा दिया इसको। होल्ड द Stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position. इसको इस तरीके से पकड़ना है, मिडल में से, बीच में से, जैसे इसने पकड़ा है ना। और इसको वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा रखना। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकल पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे खड़ा करके ऐसे रखते हैं। ठीक है, फिर आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। पाइप के अंदर थोड़ा वाटर पोर कर दो, वाटर डाल दो। पोर करना मतलब वाटर को डालना। वाटर डाल दो इसमें। डज द रबर शीट बल्ज आउट। तो जब हम वाटर इसमें डालेंगे, कि जब हमने वाटर डाला तो जो ये रबर की शीट है, क्या ये बल्जिंग आउट मतलब बाहर की तरफ फूलेगी? बल्ज आउट मतलब क्या ये फूलेगी शीट? नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। और पाइप के अंदर भी हाइट को नोट करो। पोर सम मोर वाटर। अब थोड़ा और पानी डालो। हाँ मतलब ये थोड़ी सी फूलेगी, और पानी डालेंगे तो और फूल जाएगी। Note also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of the bulge in the रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? तो ये बता रखा है इसमें, देखो यहाँ पे इतना पानी डाला तो थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ, फूला ना रबर। ये एकदम सिकड़ा हुआ थोड़ी है, मतलब एकदम ऐसा नहीं है ना, फूल तो रखा है, ये फूला हुआ है देखो। तो हाँ मतलब पानी डालने से ये फूला है, इसका मतलब इसमें पानी प्रेशर लगा रहा है। ज्यादा पानी डाल रहे हैं तो ज्यादा फूल गया देखो, इसका मतलब ज्यादा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। यहाँ पे कम पानी है तो कम प्रेशर, ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कि इसकी हाइट पे डिपेंड करता है, जितना हाइट है ना इसमें पानी, जितना पानी की जो हाइट है। देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो ये देखो, पानी इसमें यहाँ तक वाटर है अपना, तो
यहाँ तक वाटर है इसके अंदर, तो ये पानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर चारों तरफ से, यहाँ भी हर तरफ से पानी प्रेशर लगाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये ऐसे गोल गोल फूल है, ठीक है ना। तो हर हर डायरेक्शन में वो लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 11.9, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक की बॉटल लो, जैसे कि ये दिखा रखी है यहाँ पे। ये प्लास्टिक की बॉटल ले ली, इसमें भी यहाँ तक पानी फिल करना है, और यहाँ पे ये बलून यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये बलून क्या करेगा, बल्ज आउट होगा, ये भी फूलेगा, थोड़ा थोड़ा फूला हुआ है ना, एकदम पिचका हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा फूला हुआ है, मतलब वो इस पे प्रेशर लगा रहा है। या फिर यहाँ पे अगर हम छेद कर देते हैं तो पानी देखो खुद ब खुद निकल के आ रहा है ना, मतलब प्रेशर है तभी तो निकल रहा है। प्रेशर नहीं होता तो नहीं निकलता पानी बाहर, प्रेशर है तो ये बाहर निकल के आ रहा है पानी। तो यही इसमें समझा रखा है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। कोई भी खराब पानी की बोतल हो या सॉफ्ट ड्रिंक की कोई भी बोतल ले लो। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन द फिगर 11.5। एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फिक्स करनी है, जैसे साइड में इसमें दिखा रखा है ना, यहाँ पे ये ऐसे कोई यहाँ पे ट्यूब डाल दो इसको, a few centimeter long near its bottom as shown in figure this. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. तो ये अपन कैसे कर सकते हैं, कोई भी इस तरह की ट्यूब ले लो, पहले तो लंबी सी ट्यूब ले लो, फिर इसको यहाँ से हीट करो उस पे, जो अपना गैस होता है ना, बर्नर होता है, उस बर्नर पे रखो तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें बॉटल में डाल दो, इसको बॉटल के अंदर घुसा दो। तो ये बॉटल में डाल दिए तो ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। फिर यू कैन डू सो बाय हीटिंग, ये बता रखते हैं कि कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ऐसे इंसर्ट कर दोगे। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, या जॉइंट से पानी लीक नहीं होना चाहिए, यहाँ से पानी लीक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से लीक हो जाएगा तो पानी आगे जा ही नहीं पाएगा, फिर इस पे प्रेशर लगेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए वाटर का। इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद मोल्टन वैक्स, अगर कोई लीकेज है तो जो वैक्स होती है ना, जो अपनी अपन वो कैंडल्स जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, तो कैंडल की जो वैक्स होती है वो वैक्स यूज कर लो। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी दिस। यहाँ पे जो रबर, ये जो ग्लास की ट्यूब है, इसके यहाँ पे बलून लगा दिया। Now fill the bottle up to half with water. What do you observe? Why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge this time? ये देखो यहाँ पे bulge बाहर की तरफ आ रहा है ना, फूल जाएगा मतलब बलून। Pour some more water in the bottle. बॉटल में और पानी डालो। Is there any change in the bulge of the rubber sheet? तो ये फूल जाएगा और फूल जाएगा। Liquid exerts pressure on walls of the container. ये सारी एक्टिविटीज हमें इसलिए करवाई गई है ये समझाने के लिए कि जो लिक्विड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पे। जैसे कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर ये प्रेशर लगाएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा कि मुझे बाहर निकलने दो, थोड़ा सा भी छेद मिल गया ना इसको, थोड़ा सा भी पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर लगाता है पानी, इधर से भी प्रेशर लगाएगा कंटेनर की वॉल पे। कंटेनर मतलब जिसमें ये कंटेन है, जिसके अंदर इसको रखा हुआ है, तो उसकी वॉल्स पे ये प्रेशर लगाता है इस तरीके से, चारों तरफ हर जगह लगेगा प्रेशर, यहाँ हर जगह प्रेशर लगाएगा पानी, ऐसे। आगे चलते हैं। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. So note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom.
डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट, यही बता रखा है कि ये जो बल्जिंग हो रही है क्या ये इंडिकेट करती है कि वाटर प्रेशर लगा रहा है? हाँ इंडिकेट कर रही है, ये वाटर प्रेशर लगा रहा है, तभी तो ये बल्ज पूरा बाहर की तरफ, ये मतलब फूल जाएगा, बल्ज आउट मतलब फूल जाना, इसका एक तरह से बाहर की तरफ आ जाना। Activity 11.10. Take an empty plastic bottle or a cylindrical container. You can take a used tin can or a used plastic. एक प्लास्टिक की बॉटल ले लो, सिंपल सी ये बात बोलिए. Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. बॉटल के बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पे 4 छेद कर दिए, यहाँ नीचे 4 छेद कर दो, मेक होल्स कर दो. मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. नाउ फिल द बॉटल विद वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सेम हाइट पे होने चाहिए, मतलब ये वाला छेद भी यही है, ये वाला भी यही है, ये वाला, चारों के चारों सेम हाइट पे, बॉटम से नीचे से, नीचे से यहाँ से सेम हाइट पे होने चाहिए. ठीक है, चारों के चारों होल, ये भी इतनी हाइट पे होगा, ये वाला भी इतनी ही हाइट पे होगा, ये वाला इतनी, और इसके पीछे वाला भी सेम हाइट पे. ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वाटर डाल दो उसमें, तो डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो ये देखो, यहाँ से हर, यहाँ से सेम, यहाँ से सबसे पानी गिरने लग जाएगा चारों छेदों में से एक साथ. लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. तो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सेम डेप्थ पे, मतलब इक्वल प्रेशर लगाता है, यहाँ यहाँ पे हर जगह इक्वल प्रेशर लग रहा होगा, नीचे इक्वल प्रेशर लगाता है. Out of the hole fall at same distance from the bottle. Can you now say that liquid exert pressure on the walls of the container? इसको टिक कर लो बस, ये है important. जो लिक्विड है ये एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कंटेनर की, कंटेनर मतलब जिसमें भी लिक्विड रखा हुआ है, जिसमें भी लिक्विड रखा हुआ है उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा. अब गैसेस, डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है? हाँ गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. हम बलून को फुला लेते हैं, बलून को हम इन्फ्लेट कर लेते हैं, तो उसके अंदर वो गैस जो होती है वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है. डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर? हाँ कंटेनर की वॉल पे ही प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस भी. I have seen fountains of water coming out of the leakage joints or holes in pipe supplying water. जो अपने पाइप होते हैं जिसके अंदर से पानी दिया जाता है, पानी मतलब जाता है, अगर उसमें होल हो जाता है, थोड़ा सा भी छेद हो जाता है, तो वो वहां से पानी लीकेज हो जाता, मतलब लीकेज होता है कहीं से भी, तो वहां से पानी निकलने लग जाता है. इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर? ये प्रेशर की वजह से, तो वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है इसलिए तो बाहर निकल जाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप, वो इसी वजह से. अब गैसेस का देख पढ़ते हैं यहाँ पे. अब ये पढ़ेंगे गैसेस के बारे में. When you inflate a balloon, जब आप एक बलून को इन्फ्लेट करते हो, इन्फ्लेट करना मतलब उसे फुलाना. Why do you have to close its mouth? तो इन्फ्लेट करने के बाद बलून का मुंह बंद करते थे ना अपन, फटाफट फुलाते हैं, हवा भरते हैं और फटाफट उसका मुंह बंद करके फटाफट रबड़ या धागे से उसको पूरे को बंद कर देते हैं जल्दी से, ताकि हवा बाहर ना निकल सके. इसलिए करते हैं ना अपन कि हवा निकल जाएगी तो फिर ये वापस डिफ्लेट हो जाएगा बलून, डिफ्लेट हो जाएगा, है ना. तो इन्फ्लेट करते हैं अपन, बलून को फुलाते हैं. और वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? तो इसके माउथ को बंद क्यों करते हैं? ताकि एयर बाहर ना निकल सके. What happens when you open the mouth of the inflate of an inflated balloon? एक फूले हुए बलून का, inflated बलून का माउथ अगर ओपन कर देते हैं अपन, वो जो अपन ने लगाया था, धागे से बांधा था उसके माउथ को, खोल देते हैं उसको वापस, तो वो क्या हो जाएगा? डिफ्लेट हो जाएगा वो बलून. सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स. सपोज करो आपके पास एक बलून है, गुब्बारा है, उसके अंदर होल्स हैं, छेद है उसके अंदर. तो वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? तो क्या आप उसे फुला पाओगे? आप कितनी भी हवा भरो वो पूरे छेद में से निकल जाएगी हवा, तो हम उसे नहीं फुला पाएंगे. तो छोटा सा भी होल होगा हम नहीं फुला पाएंगे, इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे.
इफ नॉट वाई, अगर नहीं फुला पाओगे तो क्यों नहीं फुला पाओगे? क्योंकि जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, एयर प्रेशर लगाएगी, कहीं ना कहीं से देखेगी रास्ता कि कहीं से तो बाहर निकलो, तो वो बाहर निकल जाएगी। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? क्या हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो सारी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है? यस, सारी डायरेक्शन में प्रेशर। ये बलून है अपना, ठीक है ना, यहाँ से बांध दिया इसको, ये ऐसे यहाँ से बांध दिया बलून को, तो एयर जो होगी यहाँ भी कहीं भी उसको जगह मिल गई ना, कहीं भी छोटा सा भी होल मिल गया उसको, निकल जाएगी, सारी पूरी एयर निकल जाएगी। हर जगह से प्रेशर, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर। Do you recall what happens to air in the bicycle tube when it has puncture? जब पंक्चर हो जाता है बाइसिकल ट्यूब में, तो अपन एयर भरते रहते हैं पंप से, कितनी भी भरते रहो, थोड़ी देर बाद वापस खाली एयर, ठीक है, वापस भरो वापस खाली, तो हमें पता चलता है कि भाई इसमें पंक्चर हो गया साइकिल के अंदर, है ना, तो अपन पंक्चर सही करवाने जाते हैं। पंक्चर क्या होता है? ट्यूब के अंदर कोई ना कोई छेद हो जाता है जिसमें से एयर निकल जाती है। अपन ट्यूब में हवा भरते हैं पंप से, थोड़ी देर बाद ही निकल जाती है, भरते हैं थोड़ी देर बाद ही, इसका मतलब पंक्चर है, कोई ना कोई होल हो रखा है ना ट्यूब में। तो do these observations suggest that air exert pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube? तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है इनर वॉल पे, अंदर की तरफ से तो करेगी, या बाहर से एयर एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ट्यूब पे और बलून पे। तो वी फाइंड दैट, इसको टिक कर लो, बस इसमें यही समझाने के लिए इतनी पूरी सब बात बता रखी है। Gases to exert pressure on the walls of the container. गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कोई भी कंटेनर जिसके अंदर वो है उसकी वॉल्स पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लास्ट टॉपिक है ये। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। आप जानते हैं कि अपने चारों तरफ हवा ही हवा है, चारों तरफ हवा है ना अपने। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। पहले तो इसको टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से टिक करो। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है, ठीक है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इस एनवलप को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये जो एयर है इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, ये गोल गोल हमारी अर्थ है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स, तो एयर का जैसे यहां तक समझ लो, एयर ऐसे ऐसे फैली हुई है, ये इधर इधर भी ड्रॉ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी अर्थ है बीच में, ये अर्थ है हमारी, और इसके चारों तरफ एयर, अर्थ के चारों तरफ एयर एयर है, ठीक है ना, कुछ किलोमीटर्स तक एयर, एयर ही एयर है, एयर ही एयर है यहाँ पे पूरी, अर्थ के चारों तरफ है, चारों तरफ। और अर्थ के ऊपर रहते हैं हम लोग, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं, अर्थ के यहाँ ऊपर ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, अपन सब। तो द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से कई किलोमीटर ऊपर तक एयर ही एयर है, ठीक है। द प्रेशर exerted by this air is also known as atmospheric pressure. अब जो ये एयर है, ये जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किसी पे भी, किसी इंसान पे, सपोज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो एयर है ना यहाँ पे, एयर प्रेशर लगा रही है इसके ऊपर, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हर डायरेक्शन में लगाती है एयर, हर डायरेक्शन में, इधर इधर, हर तरफ से एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, कोई भी चीज, कोई नॉन लिविंग है या लिविंग है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सब पे एयर प्रेशर लगाएगी, सब पे एयर प्रेशर एक्सर्ट करके, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इसको टिक करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से टिक करो उसको, ये तो टिक करो, दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर,
फिर यहाँ से दूसरा टिक करो, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure. ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जो अर्थ के चारों तरफ जो एयर है, ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी किसी के भी ऊपर, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई लिविंग चीज के ऊपर, किसी प्लांट एनिमल किसी के भी ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। We know that pressure is force per unit area. हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर हमने पढ़ा ना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। We know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air. तो रब कर दो एक बार, फिर रब कर दो क्योंकि अभी क्या बोला इसने, अभी इसके बारे में बता रखा है, ये सिलेंडर है नीचे। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, ये है सिलेंडर, इसके अंदर एयर है, ये एयर इस एरिया पे प्रेशर लगा रही है, इस वाले पे, यहाँ पे साइड में भी लगाएगी और नीचे भी। So if we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. तो यहाँ पे atmospheric pressure क्या बोला इसने, the force of gravity on the air. एयर पे भी जो gravity force लगाएगी ना, एयर को भी नीचे की तरफ खींचती है। एयर को भी तो अर्थ, जब भी तो एयर अर्थ के चारों तरफ ही रहती है, ये अर्थ है, तो अर्थ क्या है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब अर्थ पुल करती है हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को पुल करती है। अर्थ कोई लिविंग हो कोई नॉन लिविंग हो, सबको खुद के पास में लगा के रखती है। तो एयर को भी ये पुल करती है, वाटर को भी पुल करती है, तभी तो पानी इसके ऊपर रहता है, पानी यहाँ पे ऊपर रहता है ना एकदम, और एयर इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एयर है, क्योंकि इसने जो अर्थ है ये एयर को भी पुल करती है, वाटर को भी पुल करती है, सबको, सबके फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है, सबको पुल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, इसको अच्छे से समझना। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर, इस एयर पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, अर्थ इसको नीचे खींचेगी, अर्थ पुल करेगी ना इस एयर को, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। तो इसमें टिक करवा देती हूँ मेरे को, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से, पूरा ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है, इमेजिन है यहाँ से, अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. क्या कह रहे हो सौरभ? तुम वापस बताना भी, ये एटमॉस्फेरिक, वापस बता रही हूँ, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लो, ये ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो अर्थ है, ये बीच में अर्थ है हमारी, ठीक है, अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर ही एयर है, इसके चारों तरफ एयर, कुछ किलोमीटर्स तक एयर ही एयर है, ठीक है, इसके चारों तरफ। अब ये जो एयर है, ये एयर हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, हर ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कुछ भी हो, सब पे प्रेशर लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सीधा सा सिंपल सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर दो चीज आ गई, एयर तो प्रेशर लगा ही रही है इस पे, एयर के ऊपर एयर को भी तो पुल कर रही है ना, ये अर्थ भी तो पुल कर रही है एयर को, एयर को अर्थ भी पुल कर रही है, तो टोटल क्या इस पे टोटल प्रेशर कितना होगा, ये जो है ना, ये जो सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर, ठीक है, ये यहाँ पे कितना प्रेशर होगा इस एरिया पे, ये पूछे अगर कोई कि यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, एक तो इस पे एयर प्रेशर लगा रही है, एयर लगा रही है एक तो प्रेशर, और एक एयर को ग्रेविटी भी तो खींच रही है नीचे की तरफ, एयर अपना प्रेशर तो लगा ही रही है और एयर को ग्रेविटी भी नीचे की तरफ खींच रही है,
तो एक तरह से प्रेशर कितना हो गया, ज्यादा हो गया, डबल डबल क्या समझ लो, मतलब दो दो प्रेशर लग रहे हैं एक तरीके से। अर्थ एयर को पुल कर रही है और एयर तो प्रेशर लगाएगी इस एरिया के ऊपर। तो ये चीज बोली गई है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो देखो क्या बोला है इसने, अ यूनिट एरिया, इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब ये नीचे ये एरिया ले लिया कोई भी, कितना कोई एरिया है ये, ठीक है। तो यहाँ इस वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, इसके ऊपर ये सिलेंडर खड़ा हुआ है, इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर ये सिलेंडर खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ नीचे कितना फोर्स लगेगा, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure। तो इस सिलेंडर के ऊपर एयर को कौन, अर्थ खींच रही है, अर्थ है ना जो अर्थ, वो भी तो इस एयर को पुल करेगी ना, तो वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा बस, ठीक है ना। एयर इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है ना, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। इस एयर के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वही हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल्स में, देखो। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा बड़ा होता है कि छोटा होता है, कितना बड़ा या कितना छोटा होता है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, चलो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में एक आइडिया लेते हैं, मतलब कितना बड़ा होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितना बड़ा होता है। एक्टिविटी 11.11, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, एक ये रबर सकर ले लो, एक मिनट। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, तो ये रबर सकर ले लिया, ये इस तरीके का, ठीक है। वो बच्चों की जो बॉटल आती है उसके ऊपर जो निप्पल आती है, चाहे वो भी ले सकते हो। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। इसको ले लो, ये जो निप्पल होती है बच्चों को जिससे दूध पिलाते हैं, ऊपर वाली निकाल के, रबर की होती है ना ऊपर वाली, उसको निकाल के और ऐसे यहाँ पे लगा दो। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस है ना, प्लेन और स्मूथ सरफेस हो, उस पे ऐसे प्रेस करके चिपकाने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा प्रेशर लगा दो ऊपर से। डज इट स्टिक ऑन द सरफेस, क्या ये सरफेस पे स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, अब इसको खींचने की कोशिश करो, तो अपन प्रेशर से लगा नीचे चिपकाते ना तो चिपक जाती है, फिर उसको प्रेशर से खींचने की कोशिश करो। कैन यू डू इट, क्या आप कर पा रहे हो। अ रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस, when you press the sucker most of the air between its cup and surface escapes out, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से जो एयर होती है, इसके अंदर भी एयर होगी और इसके बाहर भी एयर होगी। ये जो रबर का इस तरह से ऐसे ट्यूब रबर की ये होती है बच्चों को पिलाने के लिए या दूध पिलाने के लिए, तो इसको इसको अगर मैं यहाँ से प्रेस कर रही हूँ अपने हाथों से, तो इसमें से ज्यादा जो अंदर, इसके जो अंदर एयर होगी ना, वो थोड़ी थोड़ी एक तरह से बाहर निकल जाएगी वो एयर पूरी, ठीक है। अपन दबाएंगे तो बाहर निकल जाएगी, तो अंदर तो कम एयर है, बाहर ज्यादा एयर है। अब क्या होता है, प्रेशर देखो कैसे लगता है, अंदर से भी एयर प्रेशर लगाएगी, अंदर से जितनी अंदर है वो अंदर वाली प्रेशर लगाएगी, बाहर से बाहर वाली। तो ये जो ये प्रेशर लगाएगी, जो थोड़ी बहुत बची है ना, वो एयर हर डायरेक्शन में प्रेशर लगेगी, हर डायरेक्शन में। और बाहर की एयर भी हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी, इसमें हर जगह से प्रेशर लगेगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो फिर ये चिपक जाएगी एक तरीके से, ये समझा रखा है इसमें। व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर
between its cup and the surface escape out. जब आप इसको प्रेस करोगे तो इसमें से एयर बाहर निकल जाएगी. The sucker sticks to the surface, stick हो जाएगा, चिपक जाएगा सरफेस पे, because the pressure of the atmosphere acts on it. क्योंकि एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर लगा रहा है. देखो एटमॉस्फेयर जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बाहर से, इस वजह से ये चिपक जाएगी. तो पुल द सकर, अगर हम इसके अंदर से सौरभ पूरी एयर निकाल देंगे ना, पूरी एयर, तो फिर अपन इसको उठा ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि अंदर से कोई प्रेशर लगाने वाला है ही नहीं, बाहर से प्रेशर लग रहा है बस. तो ये चिपकी ही रहेगी, ये कभी उठ ही नहीं पाएगी, कभी भी नहीं उठ पाएगी ऊपर की तरफ. तो पुल द सकर, जैसे ये समझ लो कोई इंसान होता है, तो उस इंसान के अंदर मतलब कोई उसको प्रेस कर रहा है, दबा रहा है कि ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, तो उसके अंदर गुस्सा, जब जैसे गुस्सा आने लग जाता है ना, तो किसी ना किसी दिन वो फूट ही जाएगा ना गुस्सा एक तरीके से, तो बाहर की तरफ निकल जाएगा गुस्सा. अगर गुस्सा ही नहीं होगा अंदर, अंदर एयर होगी ही नहीं, अगर अंदर गुस्सा ही नहीं होगा, तो बस ये चिपका रहेगा ऐसे कैसे, बाहर से प्रेशर लगता रहेगा और ये ऐसे की ऐसे ही चिपका रहेगा, इसको अपन उठा ही नहीं सकते. फिर नीचे एग्जाम्पल भी नीचे पढ़ ले. तो पुल द सकर ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स should be large enough to overcome the atmospheric pressure. ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, ये तो हमें ऊपर से इतना खींचना, इसको पकड़ के ऊपर खींचना पड़ेगा कि ये जो प्रेशर लग रहा है, ये पूरा प्रेशर ओवरकम हो जाए. ठीक है ना, इसको पकड़ के खींचना पड़ेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर से प्रेशर लगाने वाली एयर कम है, बाहर से प्रेशर लगाने वाली एयर बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो ये इसको ऊपर उठाने के लिए हमें इसको खींचना पड़ेगा बहुत हार्डली. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off. कोई भी human being इसको पुल नहीं कर सकता अगर अंदर एयर ही ना हो. देखो इसमें of the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. अगर सरफेस, ये सरफेस होगी और ये सकर हो गया, इनके बीच में, यहाँ बीच में कुछ भी एयर ना हो, बिल्कुल भी एयर ना हो, तो इम्पॉसिबल है, कोई ह्यूमन बीइंग इसको उठा ही नहीं सकता, पकड़ के सरफेस से अलग ही नहीं कर सकता. तुम्हें लग रहा होगा ये कैसे यार, ये प्लास्टिक का क्यों नहीं अलग कर सकते? नहीं कर सकते. अगर इसके अंदर कोई एयर नहीं है, पूरी एयर को हमने बाहर निकाल दी, इसमें से पूरी एयर बाहर निकाल दी पूरी, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाई होता है कि कोई ह्यूमन कितना भी इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचे, कितना भी प्रेशर लगाए, ये जो एयर नीचे की तरफ जो प्रेशर लगा रही है ना, ये इतना हाई प्रेशर होता है कि आप, इम्पॉसिबल है, लिखा ना यहाँ पे, इम्पॉसिबल है कि ह्यूमन उसको खींच सके. इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? The atmospheric pressure बहुत large होता है. atmospheric pressure का magnitude मतलब जो atmospheric pressure होता है वो बहुत ही large होता है. ठीक है, अब देखो, if the area of my head were 15 सेंटीमीटर, अब ये हेड है, ये सर है, इसका एरिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. एरिया अपन कैसे लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ लेते हैं ना, तो ये लेंथ दे दी, मतलब कुछ भी ये लेंथ ले लो, है ऊपर का स्क्वायर, स्क्वायर जो वो है ना वो ले लो ऊपर ऊपर, तो लेंथ और ब्रेथ, ये एरिया हेड का, ये एरिया जिसके ऊपर ये सिलेंडर रखा गया. इफ द एरिया ऑफ माई हेड, हेड का एरिया ये है, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड, तो मैंने ये जो एयर है मेरे सर पे कितना, ये कॉलम नहीं रखा है अभी, सिर्फ एयर ऐसे ही पूछ रहे हैं, जैसे हम खड़े हुए हैं, तो हमारे सर के ऊपर कितना एयर जो है, कितना एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर कितना प्रेशर लगाती है हमारे सर के ऊपर. अगर मेरे सर का एरिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना एरिया अपना. तो मेरे सर का एरिया ये है 15 मीटर, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी. तो देखो, द फोर्स ड्यू टू एयर in a column of the height of the atmosphere and air 15 centimeter into 15 is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 2 to 5 kg. तो इसने क्या दे रखा है, ये इस कॉलम के लिए बात कर रहे हैं, क्या दे रखा है, मतलब ये ऊपर रख रखा है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस लड़के पे. द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम
of height of the atmosphere and area this is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 2 to 5 kg. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. क्या होता है कि हमको भी क्रश कर सकती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाई होता है कि हम क्रश हो जाए एकदम, हम टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमें एकदम क्रश कर देगा, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर से भी प्रेशर है, हमारे अंदर से प्रेशर लगता है और जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है एयर का वो इक्वल हो जाता है। इस वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर नहीं होगा ना प्रेशर, एयर नहीं होगी हमारे अंदर, तो हम क्रश हो जाएंगे एकदम। इसको टिक कर लो, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, पूछ सकते हैं। वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, इस वजह से हम क्रश नहीं हो पाते हैं। एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, ये बैलेंस कर देता है अंदर का और बाहर का प्रेशर। जितना प्रेशर अंदर से लग रहा है उतना ही बाहर से, जितना ये अंदर से प्रेशर लग रहा है ना, अपनी बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, तो ये जितना बॉडी प्रेशर बाहर एग्जर्ट करिए तो उतना ही बाहर से प्रेशर लग रहा है, इस वजह से हम क्रश नहीं हो पाते। सिंपल सी चीज। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेल्थ। अब ये देखो सौरभ, ये रहा नीचे, ये दो बॉल्स लिए और इनके अंदर का वो पूरा निकाल दिया, एयर, एयर निकाल दी इन बॉल्स के अंदर की, ठीक है, इनके अंदर की एयर निकाल दी। और जब ये ऐसी चिपकी, मतलब इसको पहले तो बॉल को बीच में से काटा, फिर इसकी पूरी एयर निकाली, इसकी भी निकाल दी, फिर दोनों ऐसी चिपक गई है कि ये देखो कितने घोड़े लग रहे हैं इस तरफ कितने, ये इसको इस तरफ खींच रहे हैं आधा हिस्सा की टूट जाए बीच, मतलब ये टूटा तो हुआ है ऑलरेडी, अलग अलग करने के लिए अलग नहीं कर पा रहे, लेकिन देखो क्योंकि अंदर एयर ही नहीं है, तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत हाई है, अंदर इस अंदर तो कुछ भी नहीं है जो इसको ओपोज कर सके, तो ये चिपके हुए, ये कभी अलग ही नहीं होंगे। देखो ये पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ के बता देती हूँ। डिड यू नो ओटो वॉन गुरेकी, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, एक जर्मन साइंटिस्ट का नाम है, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सर्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। उसने एक पंप इन्वेंट किया, पंप मतलब उसने आविष्कार किया एक पंप का, जो क्या कर सकता था, एयर को एक्सर्ट मतलब पूरी एयर इसके अंदर से बाहर निकाल, किसी भी वेसल में से, किसी भी वस्तु में से, मतलब एयर को बाहर निकाल सकता था वो पंप। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, इस पंप की हेल्प से इसने क्या किया, ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर जो लगाती है ना, फोर्स लगाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने दिखाया करके। देखो ही जॉइंड टू हॉलो मेटेलिक हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर लिए, हेमिस्फेयर मतलब आधी आधी बॉल, स्फीयर मतलब होगी पूरी एक बॉल, है ना, हेमिस्फेयर आधी आधी, एक ये आधी ये ली और आधी ये ली, और दोनों में से हवा पूरी बाहर निकाल दी। ये देखो ही जॉइंड टू हॉलो मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर, इनका जो डायमीटर था, ये जो डायमीटर था ये कितना था, 51 सेंटीमीटर ईच, एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, दोनों में से एयर बाहर निकाल दी और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये ऐसी ज्वाइन हुई कि ये किसी से भी नहीं मतलब हो रही वापस। Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. यहाँ पे 8 horse लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी 8 लगा दिए, 1 2 3 4 5, इधर भी 8 horse लगा दिए, इधर भी 8 horse लगा दिए। पुल देम अपार्ट मतलब इनको अलग अलग करने के लिए, कि दोनों, ये जो दोनों ये थी हेमिस्फीयर थी, आधी आधी बॉल थी, अलग हो जाए। हॉलो का मतलब होता है कि अंदर से खाली, खोखली, अंदर से एकदम खोखली है, अंदर कुछ नहीं है इनके। So there is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. तो इन हेमिस्फेयर को अलग अलग नहीं कर पाए, देख लो इतना ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर अंदर एयर ना हो ना तो फिर ये कभी अलग ही नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते इसको, ठीक है ना, ये ऐसे चिपक जाते हैं एकदम। ऐसे ही वो शक्कर है, अगर अंदर एयर नहीं होगी तो चिपक जाएगा, बिल्कुल निकलेगा ही नहीं बाहर। तो हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फेयर, हॉर्सेस हेमिस्फेयर को यहाँ पुल कर रहे हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके थोड़े से,
15 मिनट बचे हैं। ये कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये तुम बताओगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं में से पानी निकालने के लिए वी हैव टू डैश एट द रोप। रोप पे हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डैश, पुल करना पड़ेगा। वी हैव टू पुल एट द रोप, या फिर वी हैव टू फोर्स, हाँ ठीक है, पुल करेंगे हम। और चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट। चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है? एक चार्ज बॉडी होगी, जैसे हमने स्केल को रब किया था ना अपने सर पे, अपने सर पे हमने स्केल को रब किया, तो स्केल क्या हो गया? चार्ज्ड बॉडी हो गया। रब करने से उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। स्केल को मैंने रब किया ना, सर पे रब किया, तो वो चार्ज्ड बॉडी हो गया। कौन? स्केल। ठीक है। तो अब जो कागज के जो टुकड़े पड़े हुए थे वो अनचार्ज्ड बॉडी थे, कागज के छोटे छोटे पीसेस मैंने काट के और नीचे डाल दिए, वो अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है। कागज के जो पीसेस, पेपर के जो पीसेस है, वो हो गई अनचार्ज्ड बॉडी, और हमारा स्केल हो गया चार्ज बॉडी। तो स्केल उनको अट्रैक्ट करेगा या उनको रिपेल करेगा? बताओ। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट। बहुत अच्छे। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। एक लोडेड, लोडेड मतलब भरी हुई ट्रॉली है, एक ट्रॉली है उसमें भरा हुआ है सामान, लोड कर रखा है सामान, उसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुश। हमें उसको धक्का लगाना पड़ेगा ट्रॉली को। जैसे हम सामान, जब अपन मार्केट जाते हैं बाहर, तो सारा सामान ट्रॉली में डाल लेते हैं, वहां पे भी ट्रॉलीज मिलती है ना, तो ट्रॉली में सामान डाल लेते हैं, फिर हमें उसको पुश करना पड़ता है ट्रॉली को चलाने के लिए। ट्रॉली को मूव करने के लिए हमें पीछे से धक्का लगाते हैं अपन ट्रॉली के, तो आगे की तरफ चलने लग जाती है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल आएगा यहाँ पे या अट्रैक्ट आएगा? द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? बताओ सर। रिपेल करेगा। सेम सेम पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अलग अलग होते तो अट्रैक्ट करते हैं। ये देखो, ये नॉर्थ पोल और इसका भी नॉर्थ पोल, अगर हम इन दोनों को पास पास लेके आएंगे, ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये दूसरी तरफ इसका साउथ पोल है। ठीक है। इन दोनों को पास पास लाएंगे तो दूर भागेंगे एक दूसरे से, दूर भागेंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपेल, तो ये रिपेल करेंगे। चलो इसका ये भी कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी, एन आर्चर stretches her bow while taking aim at the target। एक आर्चर है, आर्चर मतलब जो धनुष बाण चलाता है उसको बोलते हैं हम। तो एक आर्चर है, वो अपने बो को स्ट्रेच करता है। बो मतलब उसका जो धनुष है, बो मतलब धनुष होता है, ठीक है। एरो मतलब तीर होता है, ठीक है। तो जो उसका बो है, वो जो धनुष है उसको स्ट्रेच करते हैं ना अपन, खींचते हैं, एक हाथ से आगे की तरफ, एक हाथ से पीछे की तरफ। वो जो उसमें जो रस्सी लगी रहती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं। ये हमारा बो है, ऐसा होता है हमारा बो, इस तरीके का। यहाँ पे हम एक धागा बांध के रखते हैं, यहाँ पे धागा लगा रहता है, धागा या फिर रबर बैंड भी लगा के रखते हैं, रबर बैंड लगा लेते हैं। ये होता है बो, और इसको बोलते हैं एरो। ये जो तीर होता है ना, इसको बोलते हैं एरो। मैम इंद्रधनुष। क्या क्या कह रहे हो सौरभ? धनुष। धनुष को बो बोलते हैं, हाँ बो। ठीक है ना, इस धनुष को हम बोलते हैं बो, और इस एरो को हम बोलते हैं बाण।
एरो मतलब बाण, और बो मतलब धनुष। धनुष बाण बोलते हैं ना, धनुष तो हो गया बो, और एरो हो गया बाण, और आर्चर हो गया जो उसको चलाता है, जो धनुधारी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा आर्चर हो गया। यहाँ से भी लिख लो इसको, आर्चर, धनुष चलाने वाले को। देखो इसको क्या बोलते हैं, धनुधर, धनुधर बोलते हैं इसको हिंदी में। A person who shoots arrows through the air by pulling back a tight string on a curved piece of wood, a bow, ये देखो bow, bow मतलब धनुष, and letting go, arrow मतलब तीर। In past time this was done in order to kill people, but it is now done as a sport। धनुधर, तीरंदाज, पुराने समय में ये सब, ठीक है। आर्चर होता है धनुष चलाने वाला। जैसे यहाँ पे सौरभ ये धनुष चला रहे, तो सौरभ को हम क्या बोलेंगे, आर्चर। तो एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो, तो ये अपने बो को स्ट्रेच करता है। अपन इस धागे को, ये जो रबर की जो स्ट्रिंग लगी रहती है, इसको अपन खींचते हैं, एरो डालते हैं, खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे चलाते हैं ना एरो। तो ये स्ट्रेच करता है अपने बो को वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। कोई भी टारगेट है कि इसको यहाँ पे मारना है, ये जो एरो है, धनुष है, ये जो बाण है, ये यहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे ये टारगेट है। He then release the arrow, ये एरो को रिलीज कर देती है। लड़की है कोई, ये खींचती है इसको, लगाती है एरो को और फिर रिलीज कर देती है, छोड़ देती है। फिर which begins to move towards the target, तो ये मूव करने लग जाता है, ये ऐसे ऐसे सीधा सीधा जाएगा जाएगा जाएगा। Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following ducks। ये नीचे अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये इनके आंसर देने हैं। ये हमें दे भी रखे हैं, ये मतलब इनमें से क्या क्या आएगा। मस्क्यूलर आएगा, कांटेक्ट आएगा, नॉन कांटेक्ट आएगा, ग्रेविटी आएगा, फ्रिक्शन आएगा, शेप आएगा, या अट्रैक्शन। इसमें से क्या आएगा ये तुम बताओगे सौरभ, ठीक है। अभी टू स्ट्रेच द बो, बो को हमने खींचा, बो को इसने स्ट्रेच किया ऐसे। द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स, तो ये जो आर्चर है सौरभ है, ये फोर्स लगा रहा है। दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, तो इसकी किसमें चेंज हो रहा है, स्पीड, किसमें, स्पीड, स्पीड में नहीं, शेप में। धनुष के पूछा है सिर्फ, बाण की तो बात ही नहीं करी, बो की बात हो रही है सिर्फ अभी। धनुष के इसको खींचेंगे हम, इसको स्ट्रेच करेंगे, तो इसकी शेप में चेंज होगा ना। धनुष अपना कैसे तन नहीं जाता है एकदम, धनुष खींचते हैं तो आगे वाला जो पोर्शन है ये ऐसे हो जाता है, थोड़ा खिंच जाता है, और ये पीछे से भी खिंच जाता है, गोल हो जाता है पूरा, है ना। तो इसकी शेप में चेंज हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर इनमें से आएगा शेप, हाँ ये रहा शेप। To stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape। तो जो आर्चर है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप में चेंज हो रहा है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट में। सेकंड बताना है बी वाला, ध्यान से सुनना। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, अट्रैक्शन, क्या आएगा। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि अपन हाथों से खींचते हैं ना, तो अपन मसल्स का यूज करते हैं, तो मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं, ठीक। कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मस्कुलर फोर्स हमारा कांटेक्ट फोर्स भी है ना एक तरह का, तो चलो मस्कुलर फोर्स लिख देते हैं हम। ये बताओ, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force। ये जो arrow है ना, arrow, इसकी state of motion में change हुआ ना, अपन ने इसको लगाया और फिर अपन ने खींच के मतलब यहाँ पे इसको मार दिया, तो जो force apply हुआ है, sorry, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a, ये किस तरह का force है, एरो में जो चेंज हुआ है, ये भी मस्कुलर या कांटेक्ट दोनों में से एक आएगा। एक तो हम ले चुके हैं ऊपर, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। While the arrow moves towards its target, अब ये एरो मूव कर रहा है अपने टारगेट की तरफ ऐसे। The forces acting on its are due to
the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air. तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? while the arrow moves towards its target the forces acting on it are, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर। एक तो फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से इसके एयर इस पे फ्रिक्शन फोर्स। Gravity force. क्या कह रहे हो? Gravity force. और एक ग्रेविटी। while the arrow move towards its target the force acting on it are due to gravity and that due to, क्या है यहाँ पे, सॉरी पहले तो लिख दो ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। एयर जो एयर फ्रिक्शन लगाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शन ऑफ एयर, फ्रिक्शन यहाँ आ जाएगा और ग्रेविटी पहले में आ जाएगा। तो दो फोर्स लगेंगे इस पे, एक तो ग्रेविटी और एक फ्रिक्शनल, दो फोर्सेस लगता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसमें क्या है? एजेंट फोर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।